हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर से लेकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक के पीरियड को पढ़ेंगे। हमने इन टोटल पीरियड को, गवर्नर जनरल के पीरियड और वायसराय के पीरियड को दो भाग में बांटा है। एक 1757 से लेकर के 1857 तक का एक पीरियड बांटा है, जिसमें बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक का पीरियड था, और फिर एक 1858 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड है, जिसमें वायसराय का पीरियड था, उसको हमने दो अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया है। जिसमें पहला वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम, जिनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनके अवधि में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हुई हैं, इन सब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको ही सिर्फ हमने इस वीडियो में कवर किया है। और इस वीडियो में हमने कुल 13 गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल हैं और उनके कार्यकाल में घटित जो घटनाएं हैं, उनको हमने इसमें कवर किया है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन एमसीक्यू, साथ ही टॉपिक भी वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही साथ सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के पीडीएफ भी अपलोडेड रहते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी बाय वरुण को भी फॉलो कीजिए, ताकि वहां से हम आसानी से आपको पीडीएफ या अन्य जो स्टडी मटेरियल है वो आप तक आसानी से पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये पहला बंगाल का गवर्नर है और इसका जो कार्यकाल है वो दो भागों में डिवाइड है। इसका जो कार्यकाल है कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में डिवाइड है, क्योंकि इसे दो बार अपॉइंट किया गया है। पहली बार जो इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी 1757 से लेकर के 1760 तक का, और दूसरा बार जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो हुआ था 1765 से लेकर के 1767 तक का। मतलब दूसरी बार ये 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए पुनः इनको नियुक्त किया गया था। इनका जो पहला कार्यकाल था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है अलकार्ट का घेरा। बेसिकली इनके कार्यकाल में 1751 के पीरियड में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत अधिक टसन चल रहा था, युद्ध चल रही थी। हड़पने का प्रयास, क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए ये युद्ध चल रहा था, लेकिन ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ते थे। ये यहाँ पे जो राजा आपस में भिड़ते थे उनको ये साइड से सपोर्ट करते थे, और जिनको ये सपोर्ट किए अगर वो जीत गए तो वो क्षेत्र में उनका धीरे धीरे अधिपत्य होना शुरू हो जाता था। तो क्लाइव का जो पहला था कि क्लाइव के प्रथम कार्यकाल में अलकार्ट का घेरा जो 1751 में हुआ, जिसमें रण कौशल से फ्रांसीसियों को इन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया, और इनके सहयोग से मोहम्मद अली को उस समय कर्नाटक का नवाब घोषित किया गया। क्योंकि मोहम्मद अली को सपोर्ट कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स की तरफ से उस समय कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इनका पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अलकार्ट का घेरा एक रणनीति था, युद्ध रणनीति था, जो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो वो कर्नाटक युद्ध जो 1751 में हुआ उसमें लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अपनाया गया था। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में भागीरथी नदी के किनारे बंगाल के क्षेत्र में लड़ा गया था, जिस युद्ध में इन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, और इन्होंने क्या किया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर जाफर इनके अंतर्गत आ गया। और कहा जाता कि मीर जाफर को ये गधा की तरह ट्रीट करता था, मतलब एकदम उसे कुत्ता बना दिया था। जो कहता था मीर जाफर वही करता था, क्योंकि मीर जाफर को इन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित करके ही उसे वहां का नवाब बनाया था। अर्थात प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ है वो किसके कार्यकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई है। नेक्स्ट, ये जब इसका जो आप पीरियड देख लीजिए, फिर से एक बार पीरियड देख लीजिए। इसका पहला पीरियड 60 तक ही है, इसके बाद इसका पीरियड शुरू होता है 65 से, और इसके सेकेंड पीरियड में आने से पूर्व ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की युद्ध होती है 1764 में, और उस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो क्लाइव के कार्यकाल में था। और इस संधि में बेसिकली शाह आलम से कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अर्थात जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी क्लाइव के समय में,
उस संधि के तहत इन्हें शाह आलम के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। अर्थात वहां पे वसूलने की, राजस्व वसूलने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता इन्हें दे दी गई थी। इसके कार्यकाल में ही 1766 में सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। श्वेत विद्रोह का अर्थ है कि दोहरी भत्ता। पहले सैनिक को दोहरा भत्ता मिलता था, दो भत्ता मिलता था, सामान्य भत्ता, युद्ध भत्ता अलग मिलता था। क्लाइव आया, कहा नहीं, इससे राजस्व खर्च अधिक हो जाती है, तो कहा हम एक भत्ता देंगे और दोहरी भत्ता उसी को देंगे जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र से बाहर युद्ध करने जाएगा, उसी को दोहरी भत्ता दिया जाएगा। जिसके कारण मुंगेर और इलाहाबाद के क्षेत्र में इसके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह सैनिकों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यह विद्रोह कहां कहां हुआ था, तो मुंगेर के क्षेत्र और इलाहाबाद के क्षेत्र में क्लाइव के पीरियड में दोहरी भत्ता बंद करने के कारण सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट, क्लाइव ने द्वैध शासन या दोहरी शासन की नीति अपनाया। देखिए इसका कारण क्या था। इसका कारण यह था कि यह सारा जो प्रशासनिक कार्य है, यह सारा जो एक राज्य चलाने से संबंधित जो कार्य है, यह अपने नियंत्रण में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक सिस्टम की जरूरत थी। तो इसने क्या किया, सैनिक अर्थात सुरक्षा और मालगुजारी अर्थात राजस्व, इस दो को अपने पास रखा और रेस्ट कार्य को नवाबों को दे दिया कि आप इसको सौंपिए, आप इसको देखिए। अर्थात एक ही क्षेत्र पर दो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसी को द्वैध शासन कहते हैं। जैसे मालगुजारी वसूलने, सेना और सुरक्षा का कार्य जो है वो क्लाइव करता था, गवर्नर करता था, और जो रेस्ट काम है वो वहां के नवाबों के द्वारा वो किया जाता था, जिसको द्वैध शासन कहा गया। और द्वैध शासन जो है वो क्लाइव के द्वारा भारत में बंगाल के क्षेत्र में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अब आता है इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो पीरियड है ये 1772 से लेकर के 85 का पीरियड है, और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्लाइव के कुछ कार्य को खत्म भी किया गया है। पहला, 1772 में इसकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुआ। याद रखिएगा, यह नियुक्त हुआ था बंगाल के गवर्नर के रूप में, लेकिन 1773 में फिर से रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, क्लाइव, अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहां पे हम लोग को तीन पढ़ना है, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहां पे याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर 1757 में पद को बनाई गई और वो पद चला 1772 तक। 1773 में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया जो चलता है 1832 तक, और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया जो 1833 से लेकर के चलता है 1857 तक। तो यहां पे हमें तीन पढ़ना है, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, और इन्हें गवर्नर जनरल का पद कब, उपाधि कब दिया गया, तो इन्हें 1773 में दिया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हेस्टिंग्स ने क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। वो जो दोहरी शासन था कि सेना और राजस्व हमारे पास है, रेस्ट दूसरे पास है, इस प्रक्रिया को वॉरेन हेस्टिंग्स आते आते क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और बंगाल और बिहार के नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को दीवानी के कार्य से मुक्त कर दिया, और इनको दीवानी के पद से इनको क्या किया, हटा दिया, क्योंकि ये द्वैध शासन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट, मुर्शिदाबाद से राजकोष को, राजकोष मतलब ट्रेजरी, जहां पे पैसा जमा होता है, राजस्व वगैरह वसूला जाता है वो जमा होता है, राजकोष को हटाकर कलकत्ता स्थापित कर दिया, और दो रेवेन्यू कोर्ट के स्थान पर कलकत्ता में केवल एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। तो इसने दो काम किया, इसने ट्रेजरी को क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां लाया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। दूसरा, उस समय रेवेन्यू बोर्ड हुआ करता था जो राजस्व वसूलने का काम करता था, उस रेवेन्यू बोर्ड को जो बंगाल बिहार के क्षेत्र में था उसे खत्म करके इसने कलकत्ता में एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किया। तीसरा, हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रथा, फ्री पास को तोड़कर बंगाल व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। देखिए उस समय एक्चुअली क्या होता था ना, पास लिया जाता था कि कौन पहले जाकर के व्यापार करेगा। ये जब आए हेस्टिंग्स ने कहा नहीं, ये सब गलत प्रक्रिया है, इससे बाजार में डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होगा, मांग एवं आपूर्ति प्रभावित होगा। तो इन्होंने दस्तक प्रथा जो फ्री पास प्रथा थी, कहा इसको खत्म करो, कोई किसी को फ्री पास नहीं। उस समय बेसिकली अंग्रेजों को फ्री पास दिया जाता था, अन्य सभी को फ्री पास नहीं दिया जाता था। तो कहा नहीं, इस कंसेप्ट को खत्म कर दीजिए। साथ ही इसने क्या कहा
गुमस्तों को हटाकर बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की प्रथा चलाई और कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति किया। ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। किस कार्य के लिए? तो बंगाल के क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में व्यापारिक क्षेत्र में कंपनी ने यूरोपीय एवं भारतीय व्यापारियों के भेदभाव को हटा दिया। कहा नहीं, भेदभाव नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जो यूरोपीय व्यापारी होते थे वो पहले सामान खरीदते थे, फिर रेस्ट सामान जो बच गया वही भारतीय खरीद सकते थे, जिसके कारण बहुत अधिक ये एक द्वंद्व चलते रहता था व्यापारियों के बीच में। तो जैसे ही हेस्टिंग्स आता है वो कहता है कि नहीं, ये जो भेदभाव की प्रक्रिया इसे हटा दो। और उसी समय एक प्रथा थी जिसे कहते हैं ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होता है, सो समझ लीजिए। ददनी प्रथा होता है कि कोई भी जो कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने, उसे कुछ सामान यहां से बनवा करके ले जाना है, तो वो क्या करता था, जो यहाँ के कामगार हैं, जो हस्तकरघा के जो मजदूर हैं, उसे एडवांस पैसा दे देता था पहले ही, और वो बहुत कम, मार्केट रेट से बहुत कम देता था। और बेचारे को पैसे की कमी है, पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा ले लेते थे। अब वो एग्रीमेंट कर लिया और वो कम दाम पर उससे वो काम करवाता था, जिससे क्या होता था, कामगार का यहाँ पे शोषण होना शुरू हो गया था। और उसी प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था, जिस प्रथा को हेस्टिंग्स ने आकर के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और तब कहा कि नहीं, जिस समय जो कार्य करवाएगा उस समय जो रेट होगा वही रेट आपको कामगारों को देना है, कामगारों को एडवांस देकर के आप फंसा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स ने राजस्व संबंधी सुधार के लिए ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर पद का सृजन किया, ताकि ये जो कलेक्टर पद का सृजन है, खास करके कलेक्टर का पहले कार्य भी होता था, जो आज के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, जिसको हम लोग कलेक्टर कहते थे, कलेक्टर का पहले कार्य ही होता था राजस्व वसूलना। आज तो कलेक्टर के पास बहुत सारे एक जिला के विकास संबंधित सारे कार्य, लेकिन पहले इनका मुख्य काम होता था रेवेन्यू वसूलना। और ये जो कलेक्टर पोस्ट है ये हेस्टिंग्स के समय में ही बनाया गया, लेकिन उसका नाम दिया गया था लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, जिसका काम था अधिक से अधिक राजस्व का उगाही करके लाना। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल मतलब जहां पर क्या बनता है, सिक्का बनता है, इसको टकसाल कहते हैं, जो आज भी है। भारत में 4 जगह पर टकसाल है ना, कोलकाता में है, नोएडा में है, बेंगलुरु में है और मुंबई में है। तो ये जो कोलकाता वाला टकसाल है ये हेस्टिंग्स के समय स्थापित किया गया था, जहां से सिक्का बनाया जाता था। नेक्स्ट, भारत में हेस्टिंग्स को न्याय सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया था। क्यों कहा जाता है न्याय सेवा का जन्मदाता? क्योंकि इसने प्रत्येक जिला में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाया था। फौजदारी न्यायालय जहां मारपीट का केस का सॉर्ट आउट किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, और जो दीवानी होता है वहां पर धन संपत्ति, वित्तीय व्यवस्था वगैरह से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, उसको वहां पे सॉर्ट आउट किया जाता है। और ये दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना का कार्य हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। इसीलिए जो हेस्टिंग्स है उसे क्या कहा जाता है, उसे कानूनी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स के कार्यकाल 72 से शुरू होता है, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो गवर्नर जनरल बना। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई गई। किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अर्थात ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसमें 4 जजेस थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। और 3 न्यायाधीश इसमें कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हिंदू कोड मतलब होता है हिंदू जो रिलीजन्स है, धर्म है, इससे संबंधित नियम कानून बनाना, ताकि किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट हो उसे सॉर्ट आउट किया जाए। और इसी को हिंदू कोड भी कहा गया है, जो हेस्टिंग्स के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब? 1784 में। और यही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है ये 1861 में आकर के
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्वरूप ले लिया, जो आज के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करने का जो कार्य होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई वगैरह करता है वो करता है। अर्थात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का अभी के समय जो आधुनिक रूप है वो क्या है, वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये जो स्थापना किया था ये हेस्टिंग्स और कौन किए थे, विलियम जोन्स ने मिलकर किया था। कब, 1784 में। कहां पर, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड लौटने के बाद सृजन ऑफ लॉर्ड्स में उनके विरुद्ध एडमंड वर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, वसूलने शेरिडन और बिलबर्ट द्वारा महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई। क्यों? क्योंकि हेस्टिंग्स के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया था कि इसने नंद कुमार को अपने गलती छुपाने के लिए फांसी दिया था। ठीक है, साथ ही साथ इसके ऊपर और भी एक इल्जाम था कि यह जब गवर्नर जनरल था तो उस समय यह घूस लेता था, जिसके कारण जब ये लौटा, कहां पे, इंग्लैंड लौटा 1785 में, तो इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया और इन लोगों के द्वारा महाभियोग चलाई गई। लेकिन हेस्टिंग्स के बचाव में एडवर्ड लॉ, फ्लमर और हलास इसके बचाव में आए, जिसके कारण 7 वर्षों तक ये केस चला और अंत में हेस्टिंग्स को फौजदारी मुकदमा से बाहर कर दिया गया। फौजदारी मुकदमा से इसको बाहर कर दिया गया, इसके ऊपर महाभियोग लगाया नहीं गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वॉरेन हेस्टिंग्स से है, जो बहुत ही आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी टीआरई 4 टीचर एग्जामिनेशन और जितने भी स्टेट पीसीएस है उन सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ये हमने वीडियो तैयार किया है। और ये कंटेंट भी उन सबसे रिलेटेड है। मेरा कंटेंट देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं पीवाईक्यू पे कम फोकस करता हूं, क्योंकि वर्तमान का जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का वो पीवाईक्यू से हटके थोड़ा फ्रेश है। इसलिए मैं बहुत सारे पॉइंट, मेरे एमसीक्यू में भी आप बहुत सारे नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद देखते हैं, अगला जो है वह है लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस का जो कार्यकाल है ये 1786 से लेकर के 1793 तक है, जमींदारी प्रथा तक इनका कार्यकाल चला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनका भी कार्यकाल है। कर्नवालिस की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि ये जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया तो ये एक शर्त पे आया कि भाई हम भारत में गवर्नर जनरल तो बनेंगे, साथ ही साथ हम सेना के प्रमुख भी होंगे। पहले सेना के प्रमुख अलग होते थे, गवर्नर जनरल अलग होते थे, लेकिन कर्नवालिस कहा कि नहीं, हम तभी भारत में गवर्नर जनरल बनेंगे जब सेना भी हमारे नियंत्रण में होगा, ताकि हमें कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये पहला वो गवर्नर जनरल है जिसके पास सेना का नियंत्रण भी था, जो सामने लिखा भी हुआ है कि कर्नवालिस ने भारत में इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि गवर्नर जनरल के साथ साथ वह भारत में सैन्य प्रधान भी होगा और आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी करेगा। अर्थात काउंसिल जो है, जो उनके सलाहकार टीम होते थे, अगर वो सलाहकार टीम बहुमत में कोई कार्य कर रहा है और अगर इसे लगेगा कि नहीं हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, तो बहुमत में होने के बाद भी ये उस कार्य को करने से मना कर सकता था। इसी शर्त पर ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया, जिसके कारण ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1786 में एक्ट पारित करके गवर्नर जनरल और सैन्य प्रमुख के पद को एक कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, अब गवर्नर जनरल और सैन्य प्रमुख का पद क्या होगा, एक होगा। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा ये कर सकता है, अर्थात ये वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। और इस तरीके से हर प्रकार से ये शक्तिशाली होकर के कर्नवालिस भारत आया, क्योंकि इसके पास वीटो पावर भी था, डिसीजन लेने का अधिकार भी था, सेना भी नियंत्रण में था और गवर्नर का जितना भी फंक्शन था सब इसके ऑलरेडी नियंत्रण में था ही। तो कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली जो गवर्नर जनरल आया था वो कौन आया था, कर्नवालिस आया था। नेक्स्ट, कर्नवालिस आते आते जो निजामत अदालत थी मुर्शिदाबाद से हटाकर उसको कलकत्ता लाया गया। कहा गया कि नहीं, निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाइए, क्योंकि कलकत्ता धीरे धीरे इन लोगों का ऑफिशियल प्लेस होना
शुरू हो गया था। साथ ही साथ इसने क्या किया, 4 प्रांतों में 4 प्रांतीय अदालत की स्थापना की, जिसमें 3 प्रांतीय अदालत की स्थापना बंगाल में किया और 1 प्रांतीय अदालत की स्थापना इसने बिहार में किया। साथ ही साथ जिला में दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी तो भाई था ही, दीवानी अदालत, ताकि किसी प्रकार के कोई प्रॉपर्टी से, संपत्ति से संबंधित अगर डिस्प्यूट है उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। साथ ही कर्नवालिस ने क्या किया, रेवेन्यू कोर्ट को भंग करके जिला में रेवेन्यू अदालत स्थापित किया। कहा नहीं, अब रेवेन्यू कोर्ट नहीं होगा, जो कोलकाता में था ना उसको कहा हट जाइए, क्योंकि धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया। और कहा कि हर जिला में रेवेन्यू अदालत होगा, कि अगर कोई मालगुजारी से संबंधित, लैंड रेंट से संबंधित कोई इशू होगा तो आप जिला में उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कर्नवालिस ने क्या किया था कि बहुत सारे जो कानून थे, जो नियम कानून थे, उसे एक जगह संग्रहित किया, एक जगह लिखवाया और उसका इन्होंने नाम दिया कर्नवालिस कोड। तो याद रखिएगा कि इससे पहले हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हिंदू कोड बना था और कर्नवालिस के कार्यकाल में कर्नवालिस कोड बना था, जो एक प्रकार का उस समय का निर्णय लेने का, आप कह सकते हैं कि न्यायाधीशों के लिए अदालत में निर्णय लेने के लिए एक पूरा सा स्वरूप तैयार किया गया था, जिसे कर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ कर्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। कहा कि नहीं, कर की व्यवस्थाएं अलग है और न्याय प्रशासन की व्यवस्था अलग है। कर वसूलने के लिए हम अलग दंड प्रावधान करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे क्षेत्र में गलत करता है किसी और के साथ, तो उसके लिए हमें अलग व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट, कर्नवालिस के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया कि योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति के कारण कर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। कर्नवालिस जब आया था कि नहीं, जिसके पास योग्यता है, अधिक योग्यता है बड़े पोस्ट पर जाएंगे, कम योग्यता है छोटे पोस्ट पर जाएंगे। अर्थात कहा कि भाई क्वालिफिकेशन के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, मेरिट के आधार पर इसने रिक्रूटमेंट शुरू किया, नियुक्ति शुरू किया। इसीलिए कर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। साथ ही कर्नवालिस ने पुलिस को अलग कर दिया जमींदारों से। पहले क्या था, जमींदार के पास पुलिस होता था, कोई कुछ किया, जमींदार के घर में पुलिस बैठा हुआ है, भेज दिया और उसको मारपीट करवा दिया। इससे क्या होता था कि बहुत अधिक जो सामाजिक माहौल थी वो खराब होती थी। कर्नवालिस ने कहा कि जमींदारों के पास से पुलिस को हटाओ और जिला में 32 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना स्थापित किया। इसलिए आप देखिएगा अभी भी पुराना जो थाना है बिहार में, वो देखिएगा लगभग 30-32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये इसी के समय में स्थापित किया गया था। इसलिए कर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसे पुलिस सेवा को स्वतंत्र किया। पहले पुलिस सेवा जो जमींदारों के नियंत्रण में हुआ करते थे। साथ ही कर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करना बंद कर दिया। कहा कि नहीं, आप उच्च पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। उच्च पद पर यह हर समय यह यूरोपीय को ही नियुक्त करता था, यह भारतीयों को नियुक्त करना बंद कर दिया था। इसी के कार्यकाल में 1793 में मालगुजारी वसूलने के लिए, आप कह सकते हैं लैंड रेंट वसूलने के लिए, इसने जमींदारी प्रथा को लाया, जिसे हम इस्मतदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसे लाया, जिसमें लगान वसूलने का काम जमींदार का होता था और उसमें से 1/11 भाग ये गवर्नमेंट के पास जाता था और जो रेस्ट बच जाता था वो 10/11 भाग ये किसके पास जाता था, ये जमींदार के पास जाता था। किसके पास जाता था, जमींदार के पास जाता था। और इसी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या इसी को अस्थाई बंदोबस्त या इसी को इस्मतदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो खास करके बंगाल, बिहार, बनारस के क्षेत्र में लगाया गया था और इसे 1793 में कर्नवालिस के कार्यकाल में चालू किया गया था। नेक्स्ट, कर्नवालिस ने दास व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा कि भाई 1789 में कि आप दास व्यापार और दास का आप निर्यात नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप दास को बेच नहीं सकते हैं। आपके घर में कोई काम करता है, आप उसे सेल नहीं कर सकते। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कम किया, जिसके कारण इन्होंने दास व्यापार और दासों के निर्यात पे रोक लगा दिया। पहले दासों का निर्यात होता था, दास मतलब कि कोई अगर अधीन है उसे किसी और से बेच दिया जाता था। नेक्स्ट, कर्नवालिस के कार्यकाल में ही
तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ था जिसमें टीपू पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर्नवालिस और टीपू के बीच में हुआ था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर होता है 1799 में, उसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो कर्नवालिस के कार्यकाल में तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध होती है जिसमें टीपू पराजित होता है और टीपू और अंग्रेज के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो कर्नवालिस से आपको देखने को मिला है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है यह 1798 से लेकर के 1805 के पीरियड का कार्यकाल है और इसी के पीरियड में चौथा जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट 1798 में मार्किस ऑफ वेलेस्ली, इसका पूरा नाम क्या था? मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली था, लेकिन इसे हम शॉर्ट में लॉर्ड वेलेस्ली कहते हैं। ये गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आने का वो था कंपनी राज्य का विस्तार कर इससे अस्थायित्व प्रदान करना तथा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करना, क्योंकि फ्रांसीसी से सबसे अधिक ब्रिटिशर्स को उस समय खतरा था, क्योंकि ये दोनों व्यापार करने आए थे और दोनों व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए लड़ाई युद्ध करते थे। नेक्स्ट, भारत आने के पश्चात वेलेस्ली ने कंपनी राज्य की सीमा के विस्तार का एक कार्य शुरू किया जिसे सहायक संधि का नाम दिया गया। इसको क्या किया गया? सब्सिडरी अलायंस का नाम दिया गया, सहायक संधि का नाम दिया गया। सहायक संधि लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी राज्य के सीमा का विस्तार करना। अब ये क्या था सहायक संधि? एक वर्ष एक लाइन में समझ लीजिए। सहायक संधि होता था कि जितने भी राजा होते थे उनको अपने क्षेत्र को सुरक्षा करना होता था। सुरक्षा के लिए अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, ये जो वेलेस्ली है ये सेना सप्लाई करता था, उनको सेना देता था। जैसे आज के समय देखते हैं ना बहुत सारे जो SIS वाले जो होते हैं ना, जो सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी का काम करता था। सेम वही था कि ये सिक्योरिटी देता था, ये सैनिक देता था, उसके बदले उनसे रेंट लेता था, उनसे रेंट लेता था। साथ में इसने एक सहायक संधि में एक लगा दिया था अपना नियम कि भाई जो राजा हमसे सहायक संधि के तहत हमसे सेना लेगा उसके राज दरबार में हमारे एक सेना के ऑफिसर होंगे जिनसे बिना इजाजत का वो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अर्थात जब मर्जी होगा राजा को मार के भगा देंगे, सेना अपना है ही, उस क्षेत्र को हम कब्जा कर लेंगे। उसी को कहा गया है सब्सिडियरी ऑफ अलायंस, जिसे हम हिंदी में सहायक संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत देशी नरेश कंपनी की सेना ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे, इन सब के बदले एक निश्चित रकम कंपनी को दिया जाता था। तो एक तो कंपनी को यहां से राजस्व मिल रहा था, साथ में कंपनी का जो क्षेत्र विस्तार था, ब्रिटिशर्स का क्षेत्र विस्तार था, वो भी हो रहा था। तो सहायक संधि लाने वाला कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। नेक्स्ट, सहायक संधि के तहत जो सबसे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1798 में निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ। दूसरा एग्रीमेंट हुआ था 1799 में मैसूर के साथ। तीसरा जो एग्रीमेंट हुआ था 1799 में तंजौर के साथ, सेम उसी वर्ष में। चौथा हुआ था अवध के साथ 1801 में। पांचवा हुआ था पेशवा के साथ 1802 में। छठा हुआ था भोसले के साथ 1803 में और सातवां हुआ था सिंधिया के साथ 1804 में। याद रखिएगा ये सीक्वेंस निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया कब कब हुआ था? निजाम के साथ 1798, मैसूर और तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। आप यहां से देख लीजिए कंटिन्यू है ना, 1 2 3 4, 99 से जोड़ लीजिए, एक बीच में 1800 सिर्फ गैप है, ठीक है। तो 98, 99, 1801, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस से क्वेश्चन भी पूछा गया भी है, गया जाता भी है। नेक्स्ट, वेलेस्ली कार्यकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो जस्ट मैंने अभी बताया, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के क्षेत्र में ये कृष्णराव के द्वारा इन्होंने वहां का सत्ता को चलाने का कार्य दे देता है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये मैसूर के कई भाग में विभक्त हो जाते हैं, उसे बांट दिया जाता है। अर्थात चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1799 में। नेक्स्ट, वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना की थी। देखिए इसमें स्थिति क्या होता था, आगे चल के आपको पढ़ना है। ड्रेनिंग थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जो बेसिकली दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है।
क्या होता था कि जितने भी सिविल सर्वेंट को नियुक्त करती थी ब्रिटिशेस, पूरे विश्व में जहां जहां इनका आधिपत्य था वहां पे कार्य करवाने के लिए, तो नियुक्त चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसे ट्रेनिंग दिया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, और इस ट्रेनिंग पर भारत के राजस्व का खर्च किया जाता था। मतलब भारत के राजस्व का खर्च ट्रेनिंग हो रहा है, और ट्रेनिंग करके वो व्यक्ति विश्व के अन्य देश में जाके काम कर रहा है। इसी को कहा गया ड्रेनिंग थ्योरी ऑफ वेल्थ, भारत से धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो विलेजली के कार्यकाल 1798 से 1805 के दौरान किया गया है। नेक्स्ट, अगला है कि विलेजली ने फ्रांसीसियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंगाल के निकट डच अधिकृत क्षेत्र पर 1801 में अधिकार कर लिया, क्योंकि इसको फ्रांसीसी से बहुत डर था और बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पे डच का आधिपत्य था। तो इसलिए डच की जो क्षेत्र थी जहां पे उनका कैंप बना हुआ था, उस कैंप के क्षेत्र को इन्होंने जीत करके और उस क्षेत्र में इन्होंने अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में मुगल सम्राट शाह आलम, जो शाह आलम थे ये शक्तिहीन हो चुके थे, ये बस ऐसे ही मुगल सम्राट थे, एक नाम के थे, स्टैचू थे, ये कुछ कर नहीं रहा था। उसी समय दिल्ली के पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था लॉर्ड लेक। क्या नाम था? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने क्या किया, उस समय 1803 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। तब से मुगल सम्राट जो थे शाह आलम, वो कहां पे रहते थे? वो दिल्ली के लाल किला में रहते थे और किसके संरक्षण में? अंग्रेजों के संरक्षण में रहते थे, जो आगे आप पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, वहां पर इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, साथ ही साथ इसने क्या किया, पेशवा के साथ बसीन की संधि की। कब? 1803 से 1805 के दौरान में, और उस समय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। और वसीन के संधि के साथ साथ इसने क्या कर लिया, पेशवाई क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट था, विलेजली का जो कंसेप्ट था, यह था साम्राज्य विस्तार का कंसेप्ट, कि कैसे साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इसीलिए विलेजली को कहा जाता है कि यह मैकियावेली के सिद्धांत का अनुयायी था। मैकियावेली भी अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए जाने जाते हैं और ये उन्हीं के कंसेप्ट को फॉलो करता था। इसलिए आप देखें कि विलेजली जो भी काम किया है उसका मुख्य उद्देश्य वहां पे दिखाई देता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए काम कर रहा है। इसके संबंध में, विलेजली के संबंध में पी रॉबर्ट्स का कहना है कि यदि क्लाइव ने लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में जन्म दिया है, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ही ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में जन्म दिया है प्लासी के युद्ध के बाद, तो कहता है कि लॉर्ड क्लाइव ने अगर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म दिया है तो विलेजली उस ब्रिटिश साम्राज्य को कठिन समय में भी रक्षा दिया है। यह कंसेप्ट किसका कहना है? रॉबर्टसन का कहना है, जो सामने लिखा हुआ है कि यदि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म दिया है तो विलेजली को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने गंभीर कठिनाइयों में उस ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में रक्षा की है। साथ ही साथ इसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी अपने नीतियों के द्वारा किया है। अब हम विलेजली के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। बहुत छोटा सा इनका कार्यकाल भी है, बहुत छोटा सा इनका काम भी है। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 का पीरियड में था। कुछ महत्वपूर्ण कार्य, खास के दो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक है अमृतसर की संधि, जो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में हुआ था, जिसमें रंजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी के किनारे तक कर दिया गया था कि आप सतलज नदी के किनारे तक ही हैं, आप उसके बाद पश्चिम के क्षेत्र में जो आपका है उसी क्षेत्र में आपका रहेगा। साथ ही साथ मिंटो के कार्यकाल में जॉन मेलकम को मिंटो ने फारस भेजा, जहां पर शाह से इसने संधि किया था। पर्शिया भेजा था और वहां पर यह शाह से संधि किया था। अर्थात शाह से जो संधि हुई थी वो मिंटो के कार्यकाल में, और मिंटो ने किसको भेजा था? जॉन मेलकम को इसने पर्शिया भेजा था संधि करने के लिए। वही जो रंजीत सिंह से संधि हुई थी, लाहौर की संधि, उसमें इन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था, और जो लाहौर की संधि है उस पर चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया था। तो यहां पे 2-3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, और उस संधि में चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। साथ ही साथ दूसरा जो है
वो जॉन मेलकम को इसने पर्शिया भेजा और पर्शिया में जाकर के शाह के साथ इसकी संधि हुई थी। तीसरा जो चार्ल्स मेटकॉफ था वो लाहौर के शासक रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर इसने क्या किया था, इसने सिग्नेचर किया था। वो सिग्नेचर मिंटो के द्वारा किया नहीं गया था। नेक्स्ट अगला वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का थोड़ा सा कार्यकाल अच्छा है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में नेपाल युद्ध भी हुआ था और उसी नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि भी हुई थी, जिस संधि के आधार पर अभी भी भारत और नेपाल के सीमा का विभाजन किया गया है या सीमा निर्धारित किया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1813 से लेकर के 23 तक है, 10 वर्ष का कार्यकाल है इसका। और लॉर्ड हेस्टिंग्स से अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया, कहा कि नहीं हम हस्तक्षेप करेंगे तभी साम्राज्य का विस्तार हम करेंगे। अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जो थे जिन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया और इसने विदेशी नीति साम्राज्य को अपनाया। और इनका जो नीति था वो कैसा था, ये विदेशी नीति साम्राज्य को अपनाया था, ये घरेलू साम्राज्य की नीति को अपनाता नहीं था। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उसने सफलतापूर्वक 28 युद्ध लड़े जिसमें 120 किलो को जीता, क्योंकि इसका मुख्य जो था वो क्या था, साम्राज्यवादी था। ये साम्राज्य का विस्तार चाहता था, एक्सपेंशन चाहता था, वो भी अहस्तक्षेप की नीति के तहत। कहा कि हम कहीं भी होगा हम हस्तक्षेप करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे प्रशासनिक तौर पर, हम उसे सैनिक के आधार पर उसे हम जीत लेंगे। नेक्स्ट इसके कार्यकाल में नेपाल का युद्ध हुआ जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो युद्ध 1814 से 1816 तक चला, जिस युद्ध में इन लोगों ने गोरखा के जो नेता थे अमर सिंह, उस अमर सिंह को पराजित कर दिया। और अमर सिंह को पराजित करने के बाद इन्होंने 1816 में सुगौली की संधि की। इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्किसस ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्किसस ऑफ हेस्टिंग्स, जिसका अर्थ होता है इंग्लैंड के अमीर। तो इन्हें इंग्लैंड के अमीर की उपाधि दी गई क्योंकि ये अन्य राष्ट्र के साथ, नेपाल के साथ युद्ध लड़के और गोरखा नेता अमर सिंह को पराजित किया और अमर सिंह को पराजित करके अमर सिंह के साथ ब्रिटिशर्स का 1816 में सुगौली की संधि हुई। जो सुगौली का क्षेत्र अब चंपारण के क्षेत्र में, वहां पे संधि हुआ था, जिस संधि के तहत नेपाल और भारत के सीमा का बंटवारा हुआ, जिसमें गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेज के अधिकार में आ गए और सिक्किम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और इसी के जो सीमा विभाजन है वो आज भी भारत नेपाल के सीमा विभाजन की प्रक्रिया को फॉलो करते आ रहा है। अर्थात सिक्किम कब स्वतंत्र रूप से हो गया, तो 1816 के सुगौली संधि के समय ही सिक्किम को स्वतंत्र रूप दे दिया गया था। नेक्स्ट हेस्टिंग्स के कार्यकाल में तीसरी मराठा युद्ध हुई और वो मराठा युद्ध 1817-18 में चला। इस युद्ध में मराठा की करारी हार हुई, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, साथ ही साथ उनके प्रांतों का विलय कर दिया और पूना की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ हुई। पूना की संधि किसके साथ हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके पुत्र दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कानपुर में रहते थे। और ये पूना की संधि के बाद पेशवा बाजीराव को 8 लाख की पेंशन देकर कहां भेज दिया, कानपुर शिफ्ट कर दिया कि आपको 8 लाख का पेंशन देंगे, कानपुर में रहिए। डलहौजी आया, कहा कोई पेंशन नहीं देंगे, सब कमा के खाओ, क्योंकि बहुत छोटा था ये डलहौजिया। कहा कि सब कमा के खाओ, किसी को कोई पेंशन बंद कर दिया। कहा ना कोई उपाधि देंगे ना कोई पेंशन देंगे, सब कमाओ सब खाओ, नहीं कमाओगे भूखे मरो। जिसके कारण नाना साहब 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह किए थे और उनके जो फादर थे बाजीराव द्वितीय, इनके साथ पूना की संधि हुई थी। कब, 1818 में, जिसमें उन्हें 8 लाख पेंशन के साथ कहां शिफ्ट कर दिया गया था, कानपुर शिफ्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ 1818 में बंबई प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और इसी वर्ष 1818 के कानून द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त की गई। प्रेस को इन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम फ्रीडम देते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो गठन है वो कब हुआ, 1818 में। किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बंबई प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था।
और इसी वर्ष 1818 में जो प्रेस है उसे भी स्वतंत्रता दी गई थी। साथ में इसने दो कुछ और भी काम किए थे, जिसमें पहला है पिंडारियों का दमन किया था 1817-18 में। पिंडारी जो लूटपाट करते थे उनका भी दमन कर दिया था। साथ ही साथ बंगाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट पारित किया। टेनेंसी एक्ट एक प्रकार का रेंट एक्ट है, एक जो आप अगर रेंट दे रहे हैं तो आपको जमीन से हटाया नहीं जा सकता, उसी को टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। इसको रेंटल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और रेंटल एक्ट 1822 में किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पारित किया गया अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित था। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट से बस एक दो पॉइंट है। एमहर्स्ट का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का कार्यकाल है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक दो पॉइंट है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल 1823 से लेकर के 1828 तक था। इनके कार्यकाल में वर्मा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वर्मा युद्ध। जो म्यांमार का क्षेत्र है वो वर्मा युद्ध हुआ था। वर्मा युद्ध जो है वो हुआ था 1824 से लेकर के 26 तक। और इस युद्ध के समाप्ति पर ये यादवू की संधि हुई थी। यादवू की संधि हुई थी। और यादवू की संधि कब हुआ था? 1826 में। किस युद्ध के बाद? बर्मा युद्ध के बाद। और यादवू की संधि किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था। खास करके यह विद्रोह का कारण सैनिकों की जो संस्कृति थी उसके साथ छेड़छाड़ करने का यहां पे सैनिकों ने इल्जाम लगाया था कि यहां पे छेड़छाड़ किया जा रहा है, कुछ पगड़ी वगड़ी के लेकर के, चंदन वगैरह को लेकर के यहां पे उनके साथ भेदभाव की जा रही है, जिसके कारण 1824 के बैरकपुर में, ये बैरकपुर वो मत ले आइएगा 1857 वाला, ये पहले भी हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह किया था। और उस समय कौन थे? उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड एडवर्स थे। नेक्स्ट, अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग का कार्यकाल बड़ा समाज सुधारक कार्यकाल कहा जाता है। सती प्रथा वगैरह का इन्होंने खात्मा किया था, तो समाज सुधारक कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों के लिए बेंटिंग का कार्यकाल थोड़ा सा कठिन रहा, क्योंकि इसने जो समाज सुधार किया उसके कारण जो यहाँ के धर्म के जो फॉलो करने वाले लोग थे वो अंग्रेजों के विरोध में चले गए। मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज जो लाया था 1857 के विद्रोह, उसमें बताया भी था कि भाई लोग जो है ना, लोग के जो धर्म संस्कृति में हस्तक्षेप हो रहा था उसके कारण भी लोग दुखी थे। और ये जो बेंटिंग है इनका बहुत अच्छा कार्यकाल था कुछ कुछ केस में, जिसके कारण हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसमें कुछ जो कुरीतियां थी उस कुरीतियों को इनके द्वारा खत्म किया गया था। और बेंटिंग का जो कार्यकाल है वो 1828 से लेकर 1835 तक था। और इसी के कार्यकाल में 1833 में क्या लाया गया? चार्टर अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। देखिए आप लिखा हुआ है कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। नेक्स्ट, 1805 में मद्रास का गवर्नर वेल्लोर के सिपाही विद्रोह हुआ था। और इन्हीं के समय में जब ये 1805 में मद्रास के गवर्नर थे तो उस समय वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। अर्थात ये पहले भी यहां पर मद्रास के गवर्नर नियुक्त कर दिए गए थे या किए गए थे। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल को हम शांति और सुधार का युग कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। और सुधार में भी कैसा? ये सोशल, ये सामाजिक सुधार किए थे। बेंटिंग का सबसे उल्लेखनीय सुधार नौकरियों में भारतीयों को उच्च पद पर पदस्थापित करना था, क्योंकि कर्नवालिस के द्वारा भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को बंद कर दी गई थी। और कर्नवालिस को उस बंद की गई प्रक्रिया को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, बेंटिंग ने मैसूर का 1831 ईस्वी में, कुर्ग का 1834 ईस्वी में एवं जयंतिया को 1832 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसने भी साम्राज्य विस्तार किया था, जिसमें 3 किया था। मैसूर को कब मिलाया? 1831 में। कुर्ग को कब मिलाया? 1834 में। और जयंतिया को कब मिलाया? 1832 में इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके कार्यकाल में ही 1829 में सती प्रथा पर निषेध कर दिया गया। कहा कि भाई अब महिलाओं को जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कुरीतियां थी,
वो दिखाता था कि यहां पे महिलाएं एक वस्तु के रूप में है, क्योंकि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था उनके पुरुष के मृत्यु के उपरांत। तथा इसने 1830 में इस सती प्रथा को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया, और इसने कहा कि भाई मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करो इसे। उस क्षेत्र में भी सती प्रथा को इसने रोक लगा दिया गया। साथ ही साथ इसने स्लीमैन के माध्यम से, इसका जो सेनापति था स्लीमैन, उसके माध्यम से ठगी प्रथा का 1830 में इसने दमन किया। ठगी प्रथा को इसने बंद कर दिया, मतलब लूटमार की प्रक्रिया थी उसे इसने बंद करवाने के लिए अपने सेनापति स्लीमैन को नियुक्त किया, और स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा को खत्म कर दिया गया। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट, वेंटिंग ने धर्म परिवर्तन, पहले क्या होता था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू धर्म ईसाई में चले गए, तो आपको पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। मतलब धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको हम पैतृक संपत्ति नहीं देंगे। बेंटिंग कहा कि यह गलत है, पैतृक संपत्ति उसके पिता के द्वारा दिया गया, धर्म के द्वारा दिया नहीं गया है। इसीलिए बेंटिंग ने कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए, अगर वंचित करता है तो वो अवैध होगा। अर्थात इसने धर्म परिवर्तन के कारण जो पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाता था उस प्रक्रिया को इसने बंद कर दिया। नेक्स्ट, 1835 में मैकाले का स्मरण पत्र और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकार किया गया। मैकाले का जो शिक्षा संबंधित नीति थी और शिक्षा में अंग्रेजी का जो माध्यम था, मीडियम था, उसको इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अब यहां पर शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा, क्योंकि अधिकतम कार्य ये लोग अंग्रेजी में करते थे। और लास्ट पॉइंट, 1835 में वेंटिंग ने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, और इसने वहां पे मेडिकल कॉलेज का स्थापना करवाया था ताकि चिकित्सा शिक्षा को और बढ़ावा दिया जा सके। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है वो शांति का कार्यकाल माना जाता है, जिसमें सामाजिक कार्य, सामाजिक सुधार का कार्य भी किया गया है। बेंटिंग के बाद एक महत्वपूर्ण है चार्ल्स मेटॉफ। इनका जो कार्यकाल है बस 1 वर्ष के लिए आए थे, 35-36। मेटकॉफ को बस हम लोग एक प्रेस के मुक्तिदाता या समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर लगे बहुत सारे जो नियंत्रण थे उस नियंत्रण को खत्म कर दिया गया था। जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला जो गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड, और ऑकलैंड का 6 वर्षों का कार्यकाल 1836 से लेकर के 42 तक का है। 42 के बाद धीरे धीरे स्वरूप बदलती है और बहुत सारी अन्य प्रक्रियाएं होने शुरू हो जाती है। साथ में विद्रोही जो स्वरूप है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 2-3 मुख्य कार्य हुए थे, जिसमें सबसे पहला है कि 1838 में अंग्रेज रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि हुआ था, जिसका परिणाम था आंग्ल अफगान युद्ध। बेसिकली शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेज की भी संधि हुई थी। भाई अंग्रेज सिंह लाहौर के क्षेत्र के थे, शाह शुजा जो अफगानी क्षेत्र के थे, तो इन सब के बीच एक संधि हुई थी जिसे हम लोग कौन सा त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। जो त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुआ था, और वो किसके कार्यकाल में? ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, और इस ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत डलहौजी के द्वारा करवाया गया है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन किया था कोलकाता से दिल्ली तक? तो ये 1839 में ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया, जिसका पहला नाम शेरशाह सूरी मार्ग था। बाद में इसका नाम बदल करके ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, जो बिहार के औरंगाबाद से होकर के डेहरी ऑन सोन से होकर के वो गुजरती है, वो कैमूर होते हुए वो गुजरती है। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1839 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेजों को अत्यधिक क्षति हुई थी, और इसमें सबसे अधिक अंग्रेजों को क्षति हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध में। नेक्स्ट, अगला जो है उनका नाम है लॉर्ड एलनबरो। छोटा सा इनका जो है सो कार्य है, कार्यकाल भी छोटा, बहुत कम इनके अंदर कार्य भी हुआ है, महत्वपूर्ण कार्य। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक, मात्र 2 वर्षों का इनका कार्यकाल है, 2 वर्ष का कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सैन्य अधिकारी था, उसके नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कब हुआ? यह 1843 में। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य है कि 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा
दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। निर्यात नहीं, निर्यात तो पहले ही प्रतिबंधित हो चुका है, उसको तो आप दास को निर्यात कर ही सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया, 1843 में दास प्रथा का खत्म किया कि आप दास आप नहीं रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं। और यह दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम 5 के तहत एलन ब्रो के द्वारा किया गया, तब से दास प्रथा खत्म कर दी गई। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कुछ महत्वपूर्ण काम है, कुछ इनके महत्वपूर्ण है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद हम लोग जाएंगे डलहौजी पे। डलहौजी की सबसे बड़ी कार्य है। और डलहौजी के बाद कैनिंग आते हैं, जो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और प्रथम वायसराय है, जिस कैनिंग के कार्यकाल और उनके कार्यकाल में घटित घटना तथा महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं 12वें नंबर पे लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग का जो कार्यकाल है ये बेसिकली 44 से 48 तक का है, 4 वर्ष का, 1844 से 1848 का है, क्योंकि 48 के बाद से लेकर के 56 तक डलहौजी का कार्यकाल है और 56 से लेकर के 62 तक जो है वो कैनिंग का कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें पहला कि इसके कार्यकाल में 1845 में 45-46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई। तो इसके कार्यकाल में 1845-46 के मध्य प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो अंत है वो 46 के मध्य में हुआ, और ये युद्ध की जो अंत है वो लाहौर के संधि के साथ हुआ। साथ ही हार्डिंग के कार्यकाल में ही बालिका शिशु हत्या को रोक लगा दिया गया। ये खास करके बालिका शिशु हत्या ये राजवाड़ों में भी हुआ करता था या अन्य क्षेत्रों में होता था, जहां पे लड़कियों को बलि भी चढ़ाई जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा प्रथा था, जिसे नरबलि भी कहते हैं। इसे नरबलि ने भी निषेध कर दिया था कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में देवताओं को खुश करने का उस समय था कि वो लोग क्या करते थे, कहीं से मनुष्य को पकड़ के लाते थे, काट देते थे। ये प्रथा जो थी इसे इन्होंने क्या किया, हार्डिंग ने बंद कर दिया। तो इसने शिशु हत्या पर निषेध कर दिया, नरबलि प्रथा को भी इसने क्या किया, बंद कर दिया, जिसके लिए इसने कैंपबेल का सहारा लिया था। और कैंपबेल के सुझाव से और कैंपबेल के सहयोग से हार्डिंग के द्वारा 1845 में शिशु हत्या और नरबलि प्रक्रिया को बंद कर दिया। इसके कार्यकाल में एक विद्रोह हुआ था जिसे कहते हैं नमक विद्रोह, जो 1844 में हुआ था सूरत में, क्योंकि उस समय नमक के ऊपर जो टैक्स था, ये टैक्स को बहुत ही हाई कर दिया गया था, बहुत ही बढ़ा दिया गया था। तो उस टैक्स को हटाने के लिए वहां के लोगों ने सूरत में नमक विद्रोह किया था। ठीक है, वो नमक सत्याग्रह है जो हम लोग 30 वाला 1930 वाला पढ़ते हैं। ये नमक विद्रोह है जो हार्डिंग के कार्यकाल में 1844 में सूरत में हुआ था। और लास्ट इसमें है, इस वीडियो में वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा ये बेतुका टाइप का इंसान था, इसके कारण ही कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भी हुआ, जिसके लिए अंग्रेजों को बहुत अधिक झेलना भी पड़ा। और हमें एक फायदा हुई कि हमारे यहां राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, धीरे धीरे लोग राष्ट्रभक्त होना शुरू हो गए, इसलिए हमारे लिए बेहतर था इसका कार्यकाल कुछ केस में। लेकिन अंग्रेजों के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत सारे इसके कुप्रभाव भी पड़े हैं। डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर 1856 तक का है। और डलहौजी जो है ये बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, डिक्टेटरशिप भी करता था। साथ ही यह न्याय में भेद किए बिना भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का पक्षधर था। कहता था न्याय में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हम हर समय विस्तार करेंगे। जिस विस्तार के लिए इसने हड़प नीति को भी अपनाया, जिस विस्तार के लिए इसने गोध निषेध नीति को भी अपनाया, ताकि हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। इसकी नीति इतिहास में विलय नीति, हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है, और इसे गोद निषेध का भी संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता था कि साम्राज्य की जो विस्तार है वो आसानी से हो जाती थी। कुछ भी हुआ हड़प लो, कोई राजा ठीक से प्रजा को नहीं चला रहा है, हड़प लो उसको, कोई राजा को संतान नहीं हुआ, हड़प लो उसके क्षेत्र को। ये इसका मूल, इसका एक कार्य था जिससे ये साम्राज्य के विस्तार करना चाहता था। इसके हड़प नीति का जो पहला शिकार है वो 1848 में सतारा हुआ, दूसरा शिकार जैतपुर और संभलपुर हुआ 1849 में, तीसरा शिकार बुघाट हुआ 1850 में, चौथा शिकार उदयपुर हुआ 1852 में, पांचवा झांसी हुआ 1853 में, छठा नागपुर हुआ 1854 में, और सातवां अवध हुआ 1856 में। और ये सब के सब हड़प नीति और विलय नीति के आधार पर
इन क्षेत्रों को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ इसने क्या किया, उपाधि और पेंशन को बंद कर दिया। कहा नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई पेंशन नहीं। जो लोग को पेंशन दिया था बंद करो, राजस्व का फालतू का खर्च हो रहा है, वो बुढ़ऊ लोग आकर के सो रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं हमारे पैसा से, हम पैसा नहीं देंगे, भोजन करना है, काम कीजिए। तो इसने क्या किया, उपाधि और पेंशन का अंत कर दिया, जिसमें आप पढ़ते हैं कि भाई बाजीराव द्वितीय की भी पेंशन बंद कर दी गई, वो अंतिम मुगल बादशाह की पेंशन भी इसने बंद कर दिया था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1850 में सिक्किम पर इसने अधिकार कर लिया। सिक्किम को भी इसने अधिकार किया था बड़ा गलत तरीके से। सिक्किम में इसने क्या किया, डॉक्टरों का टीम भेजा, इल्जाम क्या लगा दिया कि वहां पे महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और सिक्किम को क्या किया, हड़प लिया। कहा अब सिक्किम हमारे अंतर्गत रहेगा, हम इसके प्रशासन को चलाएंगे। 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध इसके कार्यकाल में हुआ था। 1856 में एक इसने बहुत बड़ी गलती की, 1856 का यह गलती, इसने क्या किया, कोलकाता के स्थान पर मेरठ में सेना के तोपखाने का मुख्यालय और छावनी बना दिया। इसने क्या किया, 1856 में कोलकाता के स्थान पर मेरठ को सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी और शिमला को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बना दिया। अब देखिए, आप सबको पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह है, वो विद्रोह कहां से शुरू हुआ है, वो विद्रोह शुरू हुआ है 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ है। और मेरठ से लोग दिल्ली आए, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां पे तोपखाना था और सारे बंदूक एमिनिशन वहीं रखे आते थे, उन सब पे विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। ये इसका बहुत बड़ी एक भूल थी कि इसने तोपखाना को वहां से शिफ्ट करके कोलकाता शिफ्ट कर मेरठ ला दिया। अगर वही कोलकाता रहता तो उसी क्षेत्र में रहता, दिल्ली आने में बहुत लंबा समय लग जाता। अगला, इसके कार्यकाल में इसने क्या किया, गोरखा लोगों का, जो नेपाली लोग थे, उनका एक रेजिमेंट बनाया जिसे गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है, जो आज भी ब्रिटेन में है। आज भी इंग्लैंड में गोरखा रेजिमेंट है और भारत में आज भी गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें खास करके गोरखा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रिक्रूट करके रखा जाता है। नेक्स्ट, डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के सुधार में 1854 में वुड घोषणा पर आधारित था, और इसने शिक्षा के विकास के लिए वुड घोषणा की थी, जिसके तहत प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रावधान था। वुड घोषणा कब हुआ, 1854 में, जिसके तहत यह हुआ कि हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग का स्थापना किया जाएगा। इसके कार्यकाल में 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये रेलगाड़ी चलाया था कहां से, मुंबई से थाने तक है। साथ ही साथ 1853 में ही प्रथम तार लाइन कोलकाता से आगरा तक शुरू किया था। टेलीफोन लाइन जो है, तार लाइन, वो कोलकाता से आगरा तक शुरू किया था। 54 में इसने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी जारी किया, और 54 में इसने बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के नियम कानून में बदलाव लाए और नया पोस्ट ऑफिस नियम जारी किया गया। किसके द्वारा, तो वो किया गया डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में चार्टर एक्ट पारित किया गया तथा सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। कहा गया कि अब सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा, कंपटीशन जो भी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, वो सारे के सारे प्रक्रियाएं की जाएगी। इसके कार्यकाल में 1854 में इसने लोक निर्माण विभाग, जो आज के समय पीडब्ल्यूडी है ना, वो पीडब्ल्यूडी उसी समय आया था 1854 में, और वो डलहौजी के द्वारा ही स्थापना उसकी की गई थी। साथ ही साथ 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोल दिया गया। कहा गया कि भाई आप सिंचाई के लिए गंगा नहर का उपयोग कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना, गंगा नहर की स्थापना 1854 में किया। 1853 में चार्टर एक्ट के तहत जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसका आयोजन की प्रक्रिया शुरू की। 1853 में तार लाइन कोलकाता से आगरा लाया। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया। 1853 में इसके द्वारा प्रथम बार रेलगाड़ी, रेल लाइन मुंबई से थाने तक बनाई गई। 1854 में वुड घोषणा के आधार पर प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग को स्थापित करने का प्रावधान इसके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, इसने बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करके कुतुब मीनार में जाकर रहने की घोषणा की। कहा कि भाई निकलिए, बहुत हो गया रईसी। कहा कि हम आपको कोई पेंशन से नहीं, क्या लाल किला इतना बड़ा बिल्डिंग को आप क्यों रख रखे हैं भाई, छोड़ के जाइए। 4-5 लोग हैं, क्योंकि 2 पुत्र थे, पोते थे, बहू लोग थी। कहा आप चुपचाप जाइए, आप लोग रहिए कुतुब मीनार के पास में, छोटा सा जाइए कुतुब मीनार, तो एक खंडहर है, वहीं पे जाकर के ये रहते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर का ये पेंशन भी बंद कर दिया गया था। और यही बहादुर शाह जफर है जिनको 1857 के विद्रोह में भारत का इनको राजा भी, शहंशाह भी घोषित किया गया था,
और उस विद्रोह के बाद इनको पकड़ के जेल में रख दिया जाता है, यहां से रंगून भेज दिया जाते हैं, रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य 1848 से लेकर के 56 के दौरान लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। अब हम अगले वीडियो में कैनिंग से पढ़ेंगे, 1856 से पढ़ेंगे। कैनिंग से लेकर के हम 1947 तक के जितने भी वायसराय हैं उन सब के डिटेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आया हो, क्योंकि बहुत ही सामान्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट भी डाले गए हैं जो वर्तमान में आने वाले जो TRE 4 की एग्जाम है, TRE 4 में सभी क्लास का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है, और जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज है सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अर्थात 2 वीडियो अगर आप कवर करते हैं तो आप मानिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो ये मेरा वीडियो अगर समझ में आया तो इस चैनल को द स्टडी बाय वरुण को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, किसी प्रकार की कोई सुझाव है वो सुझाव दीजिए ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी बाय वरुण जो कि हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए, और इस वीडियो के जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां से आप PDF के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।